करके फिर उसके बाद हम शुरू करते हैं। तो आंखें बंद कर लें, सीधे हो जाएं, लंबा गहरा सांस लेके। इससे होता है कि मन एकाग्र हो जाता है हमारा, बाहर के तरफ नहीं रहता। तो लंबा सांस लेते हुए एक बार ओम का उच्चारण करेंगे, फिर मंत्र का पाठ करेंगे। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। अब जो लोग बाद में आए हैं उनको भी मेरी नमस्ते। अब हम पाठ को शुरू करेंगे। हम बिल्कुल शुरू से, मतलब जैसे पहली कक्षा में शुरू करते हैं वही हम चले जाएंगे नर्सरी की क्लास में, और वहीं से हम शुरू करेंगे। लगभग संस्कृत के और हिंदी के जो स्वर व्यंजन है, वर्ण है, वो एक से ही हैं। कुछ 2-3 जो है वो एक्स्ट्रा है, परंतु उनका हम प्रयोग नहीं करते हैं। फिर भी हम उनको देखेंगे, फिर उसके बाद हम बढ़ेंगे। तो मैं स्लाइड्स के थ्रू आपको बताती जाऊंगी। तो आपने जो पहली कक्षा में पढ़ा था उसको ही रिवाइज करेंगे, पर मेरे को लगता है वो सब भूल चुके होंगे। वीडियो क्यों नहीं आ रहा? जूम कॉल है। Slide first. This is not first. This one. Okay. अब ये आपको दिखाई दे रहा है? ये स्लाइड दिखाई दे रही है जो लिखा हुआ है? हाँ जी दे रही है। हाँ जी दे रही है। ठीक है जी, ठीक है, आप बंद कर दें। तो हम संस्कृत वर्णमाला को देख रहे हैं यहाँ पर। तो जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ऊपर लाइन लगाकर जो हम लिखते हैं उसको कहते हैं देवनागरी लिपि। आपको जानते होंगे इंग्लिश जैसे लिखते हैं उसको हम रोमन लिपि बोलते हैं, और जो हिंदी लिखते हैं वो देवनागरी लिपि होती है। तो संस्कृत भी हम उसी लिपि में लिखते हैं। तो स्क्रिप्ट, जिसको इंग्लिश में स्क्रिप्ट बोलते हैं, हिंदी में लिपि बोलते हैं। तो जो लिखा जाता है, आप में से बहुत लोग जानते होंगे, ये देवनागरी लिपि है। तो संस्कृत की भी देवनागरी लिपि ही है। तो इसमें टोटल जो वर्ण होते हैं, वर्ण को इंग्लिश में अल्फाबेट्स बोलते हैं जिन्हें। तो इसमें टोटल अल्फाबेट्स जो है, कुल अल्फाबेट्स 52 है। 52, 52। जो आजकल के बच्चे होंगे उनको शायद गिनती में थोड़ी परेशानी होगी, इसलिए इंग्लिश वर्ड बोल रही हूँ। 52 इसमें अल्फाबेट्स हैं, जिनमें स्वर है 13, कॉन्सोनेंट जिनको बोलते हैं, और व्यंजन वो 39 है। तो टोटल हो गए 52, 13 और 39 व्यंजन और स्वर। अब इसमें स्वर कौन से और व्यंजन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। तो कुल स्वर 13 हैं। इनमें जो हम हिंदी में पढ़ते हैं अधिकतर वही हैं। अ, आ, इ, उ, ऊ, री। यहाँ पर री बड़ी होती है, वो मेरे को यहाँ पर मिली नहीं, यहाँ इसमें कीबोर्ड में, तो इसलिए मैंने लिख दिया। यहाँ जो ये है, इस मात्रा में ही इसको ऐसे किया जाता है। इसी को ही नीचे डबल कर दिया जाता है, तो वो बड़ी री हो जाती है। तो री अच्छा। री, ए आई, आ रही ओ औ। अरे तो ये हमारे हो गए, ये स्वर है। ये स्वर है, समझ आ गया ना? ये तो अ, आ, इ, उ। हम जैसे बोलते हैं ना, छोटा अ, बड़ा, छोटा आ, बड़ा आ, नहीं, वो नहीं बोलना है। छोटा
छोटे अ को भी हम आ बोल देते हैं, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। हमारा उच्चारण ही ऐसा होना चाहिए कि हम स्पष्ट हो जाए क्या छोटा है क्या बड़ा है। तो उसको हम आगे देखेंगे। तो कैसे बोलना है, मेरा उच्चारण भी आप सुनेंगे और उसको ही अनुसरण करना है। अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, रि, री, रे, ए, ऐ, ओ, औ। तो लगता है कि समझ में आ गया होगा। तो हम ये जो स्वर उनको बोलते हैं, जिसको बोलने के लिए हमें किसी और ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इन स्वरों को हम स्पष्ट स्वतंत्र रूप से हम बोल सकते हैं। तो ये इसलिए ये स्वर कहलाते हैं। स्वर में ध्वनि को, इस ध्वनि को भी स्वर कहते हैं। स्वरों को स्वतंत्र। बीच में किसी का स्पीकर ऑन है, उसको म्यूट कर दीजिए प्लीज। स्पीकर को प्लीज म्यूट कर दें, आवाज आ रही है बीच में तो डिस्टरबेंस होती है। ठीक है, कर दें। जिसने स्पीकर ऑन किया हुआ है वो कृपया उसको म्यूट कर दें। मतलब हाँ, जो स्वर हम जब बोलते हैं तो उसमें सिर्फ हमारा मुंह खुलता है कम या ज्यादा, और जब हम व्यंजन बोलेंगे तो उसमें वो बंद जाता है। वो इतना, उसमें बिल्कुल बंद भी नहीं रहता। इसमें स्वरों में जब हमने इतने स्वर उच्चारण किए अ, आ, आप देखो आ में ज्यादा मुंह खुला, अ में थोड़ा खुला, पर कहीं पर मुंह बंद नहीं होगा। ई, हर एक में देख लीजिए आप। उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। देखो हर एक में मुंह जरूर खुला है, थोड़ा या ज्यादा, कहीं बंद नहीं हुआ। स्वरों में क्या होता है, वो उसमें क्या होता है कि हवा रगड़ खाकर बाहर निकलती है, और कभी एकदम खुल जाता है, कभी बंद हो जाता है। ठीक है, तो वो व्यंजन में ये अंतर है ध्वनि में उसकी। तो ये जो आ, इन स्वरों का हम देखते हैं आगे। इनमें कुछ स्वर ह्रस्व, जिसको हम छोटा बोलते हैं ना, उसको संस्कृत में बोलते हैं ह्रस्व। ये आप लिख सकते हो, ह्रस्व का मतलब छोटा, दीर्घ मतलब बड़ा, और मिश्रित मतलब जो मिले हुए हैं। ठीक है, तो अ, आ, इ, जो अ, ई, उ, री, री, ये जो है ये ह्रस्व स्वर हैं। कौन से हैं? ह्रस्व, जिनको हम छोटा बोलेंगे, ये छोटे स्वर हैं। ये है 5 आ, इ, उ, सॉरी, अ, ई, उ, री। ये ह्रस्व स्वर है, छोटे स्वर। और दीर्घ स्वर है आ, ई, उ, री। दोनों में क्या अंतर है? जो स्वर ह्रस्व स्वर में जितना समय लगता है उससे दुगना समय बड़े स्वर में लगता है, उसको हम बोलते हैं दीर्घ। बड़ा आ, अ, समझ में आया? तो अ, ई, उ, री, ये जो है ये ह्रस्व स्वर हुए। आ, ई, उ, री, ये दीर्घ स्वर हुए, बड़े स्वर। तो उससे ज्यादा डबल टाइम इनमें लगता है उच्चारण करने में। हो गया होगा स्पष्ट? इसके बाद जो ए, ऐ, ओ, औ हैं, ये अपने आप में स्वतंत्र स्वर नहीं है, इसलिए इनको लिखा मिश्रित स्वर। संहित मतलब संधि हुए स्वर हैं ये। अ और ई मिलता है तो ए बनता है, आ, ई मिलता है, ऐ बनता है। तो ये स्वर मिश्रित है, वो हम आगे संधि में करेंगे। पर ये जो है ना छोटे हैं ना बड़े हैं, मिश्रित स्वर हैं, संधि से हुए बने स्वर हैं। तो इनको हम मिश्रित स्वर या संहित स्वर बोलते हैं। दीर्घ ही होते हैं, ये ह्रस्व नहीं होते। ठीक है, 13 स्वरों के बारे में हमने यहाँ पर देख लिया। अब ये जो स्वर हैं, बहुत बार इन स्वरों का हम तब लिख सकते हैं अगर ये स्वतंत्र रूप में आते हैं या व्यंजन के बाद आते हैं। इनको इसके बाद अगर व्यंजन आए तब हम इनको लिख पाते हैं। अगर स्वर के बाद स्वर आ जाता है तो हम इनको लिख नहीं पाते।
तो उनके लिए हमें क्या मात्राओं का प्रयोग करना पड़ता है, जिनको हम संकेत कहते हैं, चिन्ह बोलते हैं। तो किस किस स्वर का चिन्ह होता है वो आप जानते हो, पर प्रयोग में थ्योरिकली सिद्धांतिक रूप में नहीं जानते। तो उसको यहाँ पर अगले इस चार्ट में लिखा है, आप देखो। अ की कोई मात्रा नहीं होती। अ जब किसी वर्ण के नीचे लिखा जाता है तो वो उसी में छुप जाता है, वो हम आगे बताएंगे। जैसे क में अ आता है तो उसमें छुप जाता है, हमें पता नहीं चलता। यही कारण है कि जब हम बहुत बार उनका उच्चारण करते हैं तो अ को खा जाते हैं। हम करते हुए जैसे बहुत बार बोलते हैं, बहुत सारे शब्द हम ऐसे बोलेंगे जिनमें हम अ को खा जाते हैं, छोड़ देते हैं, नहीं बोलते, तो वो भी हम उच्चारण बाद में सीखेंगे। तो ऊपर उसकी मात्रा नहीं होती। आ गया, आ की मात्रा होती है, वो दिखाई गई है यहाँ पर। आ की मात्रा ये आ एक डंडा होता है, आ की मात्रा ये आप जानते हो। ई की छोटी मात्रा, इसमें भी लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि छोटी मात्रा और बड़ी मात्रा कहाँ डलेगी। जो छोटी मात्रा पहले डलती है, दूसरे वर्ण से पहले मात्रा डलती है, छोटी ई। छोटी ई बोलने की जरूरत नहीं, ई बोलेंगे तो छोटी ई ही सुनाई देगी। ई जब उसको वो हम दीर्घ कर देते हैं, लंबा कर देते हैं, तो बड़ी ई होगी। ठीक है, इसकी मात्रा आप देख रहे हो, ये पहले डल जाती है तो वो छोटी ई की मात्रा, वर्ण के बाद में डलती है मात्रा तो वो बड़ी ई की मात्रा होती है, ई। उ जब घुमा घुमा कर जब हम बाईं ओर ले जाते हैं, जिस मात्रा को नीचे वर्ण के नीचे लिखते हैं, बाईं ओर उसको घुमाव ले जाते हैं तो वो छोटा उ और बड़ा उ ऐसे उसको दाईं ओर घुमाकर ले जाते हैं, बड़ा उ हो जाता है। उ उ री री की तो यहाँ पर होगा, बहुत लोग री को स्वर नहीं मानते, वो समझते हैं ये कोई व्यंजन है, अलग से शब्द है, अक्षर है। नहीं, री भी जैसे अ आ ई मात्राएं हैं, ऐसे री भी मात्रा है। और ये है री, स्वर है री, और उसकी ये मात्रा है। नीचे जैसे हम लिखते हैं कृषि, क के नीचे जब री ऐसे लिखते हैं तो वो हो जाता है कृषि। तो री मात्रा है, ये जो निशान है वो उसकी मात्रा हो जाती है। ठीक है, तो री की ये मात्रा हो गई। ए ऊपर जब एक डंडा लगता है तो वो ए की मात्रा है। ऐ दो दो डंडे लगते हैं तो वो ऐ हो जाता है। तो बोलने में हमें ध्यान रखना है, ऐतरेय, ऐतरेय ब्राह्मण, ए के ऊपर ए की मात्रा लगी होती है, वो डबल ए हो जाता है। नहीं सॉरी, यहाँ पर मैंने एक गलती की है, ए में एक ही मात्रा आती है, यहाँ पर मेरे से गलती हुई है। ये ए में दो मात्राएं नहीं आएंगी, मात्राएं जब डालेंगे तब दो आएंगी। एक ही एक अपनी मात्रा और एक मात्रा होती है, दो मात्राएं नहीं आएंगी। इसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, एक ही मात्रा आएगी यहाँ पर। तो आप ठीक है, मैं भेजूंगी, जब आपको ठीक करके भेजूंगी। पर जब हम किसी व्यंजन के ऊपर ये मात्रा लगाते हैं तो दो मात्राएं, ए की दो मात्राएं लगती हैं। बड़ी ए नहीं बोलते इसको, ए ही बोलेंगे। ओ ओ जो है उसकी एक मात्रा आपको पता है, एक डंडा और उसके ऊपर ओ की मात्रा। और औ जब दो मात्राएं लग जाती हैं तो उसका उच्चारण हम औ की तरह करते हैं। बिंदी जब किसी अक्षर के ऊपर हम बिंदी लगाते हैं वर्ण के ऊपर तो उसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार। क्या बोलते हैं, अनुस्वार। और जो आगे दो बिंदियां लगी होती हैं वो होते हैं विसर्ग। आपको पता है हलंत और विसर्ग दो चीजें हैं, उसको मैं आगे बताऊंगी, अभी आएगा वो। तो ये हो गए विसर्ग। ये मात्राएं हमारे पास हो गई। ये स्वरों की 13 स्वरों के बारे में हमने देख लिया, स्पष्ट हो गया। जहां कहीं शंका होगी वो बाद में आप लिख के बताएंगे। अब आगे आगे ये व्यंजन है, 39 व्यंजन है टोटल। संस्कृत में कुल 39 व्यंजन है, 13 स्वर हो गए, 39 व्यंजन हो गए। तो स्वरों में जो 25 स्वर हैं उनको हम स्पर्श कहते हैं। स्पर्श वाले व्यंजन, जो क से लेकर म तक जो व्यंजन है वो
स्पर्श व्यंजनों में आते हैं। ये आप लोगों को याद भी होगा बहुतों को, और बहुतों को भूल गया होगा, तो हम उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क, ख, ग, घ, ङ। एक बार मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, मेरे को आवाज नहीं आएगी पर आप बोलिए। क, ख, ग, ख, ङ। अब ये जो ग है, ये गले से ले गला और नाक को मिलाकर बोलेंगे, वो हम बाद में उच्चारण को देखेंगे तब बताऊंगी, पर अभी भी ग मिलेगा गला और नाक को मिलाकर। तो क्योंकि ये क से शुरू हो रहा है, क का ग्रुप है ना ये, उसमें पहला अक्षर क्या है क, और ग्रुप हो गया पूरा क का, तो इसको संस्कृत में हम लोग बोलते हैं क वर्ग। वर्ग आपको पता, वर्ग किसको बोलते हैं? समूह को, समूह या ग्रुप। तो क का जो ग्रुप है उसमें 5 अक्षर आगे, क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है। तो जब भी हम क वर्ग बोलेंगे, आगे हम संधि प्रकरण करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो क वर्ग बोलेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए। क, ख, ग, घ, ङ, ये 5 हैं। पहले को हम बोलेंगे प्रथम, क वर्ग का प्रथम अक्षर, ख द्वितीय अक्षर, ग तृतीय अक्षर, घ चतुर्थ अक्षर, ङ पांचवा अक्षर, पंचम अक्षर। तो जब ऐसे बोलेंगे तो आपको आगे समझ आ जाना चाहिए। ठीक है। क वर्ग के बाद आता है च वर्ग। हम ऐसे क्या बोलते थे? च, छ, ज, झ, नहीं नहीं, च, अ हम बोल रहे हैं, इसके साथ अ मिला हुआ है। च, छ, ज, छ, य। तो ये है ये तालु के साथ इसको हम मिलाकर बोल रहे हैं, नाक और तालु जो लास्ट वाला है उसको। तो एक बार आप मेरे साथ बोलेंगे, च, छ, ज, छ, य। ये हो गया दूसरा वर्ग च वर्ग। च वर्ग के 5 अक्षर हो गए, च, छ, ज, झ, य। अब आ गया तीसरा वर्ग ट वर्ग। इसमें आता है ट, ठ, ड, ढ, ण। क्या है ये? इसको बोलेंगे ट वर्ग। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, च वर्ग के बाद त वर्ग ले आते हैं, नहीं, पहले ट वर्ग आता है। तो अब मेरे साथ मिलके बोलिए, ट, ठ, ड, ढ, ण। अब चतुर्थ वर्ग आ गया त वर्ग। वो त से शुरू होता है, त वर्ग। ये ट से शुरू हुआ तो हमने इसको ट वर्ग नाम दिया। त से त, थ, द, ध, न। तो एक बार बोले मिलके सारे, त, थ, द, ध, न। ठीक है। अब पांचवा वर्ग प वर्ग। प, फ, ब, भ, म। आप इनका उच्चारण देखते जाइए, और मैं आपसे बाद में पूछ भी सकती हूँ जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, तो हमारा कहाँ कहाँ का पर स्पर्श हो रहा है। आप देखिए, आप हम प बोल रहे हैं, प वर्ग में सभी अक्षरों का स्पर्श कहाँ अधिक हो रहा है, त वर्ग में कहाँ पर हुआ था। तो इससे हमें उच्चारण स्थानों का भी पता चलता है। तो आप मेरे साथ मिलके बोले, प, फ, ब, भ, म। हो गया, ये हो गया प वर्ग। तो हमने 5 वर्ग किए, हर एक वर्ग में 5 5 अक्षर हैं, तो 5 वर्ग हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 25 अक्षर, 25 वर्ण। इनको अक्षर भी बोलते हैं, वर्ण भी बोलते हैं, और इंग्लिश में आप लोग बोलते हो अल्फाबेट। तो क, ख, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये 5 वर्ग हो गए। ये 25 व्यंजन है। अब आगे व्यंजन देखते हैं। वो इस स्पर्श में नहीं आते। जो अगले व्यंजन है उनका स्पर्श तो होता है, पर पूरा एक स्थान पर नहीं होता, तो इसलिए उसको उनका अलग विभाग किया गया। ये इसमें आता है, एक मिनट, इसमें भी एक छूट गया, य, र, ल, व, इसमें छूट गया है।
वो डिलीट हुआ था, मैं डालते डालते भूल गई। तो इसमें 14 व्यंजन इस लास्ट में आ रहे हैं। 25 हमने कर लिए, बाकी कितने बचे 39 में से? 14 व्यंजन बचे ना। तो 14 में आएंगे य, र, ल, व। ठीक है, य, र, बोलिए मेरे साथ, य, र, ल, व। इसमें क्या है कि ये जब हम इनको बोलते हैं तो थोड़ा आवाज अंदर ही रह जाती है, तो इसलिए इनको बोला जाता है अंतस्थ। अंतः में जो स्थित है, अंदर की तरफ जो स्थित है, तो अंतस्थ इनका नाम है। तो य, र, ल, व। वर्ड छूट गया है, वो मैं लिख के भेजूंगी। फिर अगला आ गया, चार अगले वर्ग में आते हैं, विभाग में। उनको बोलते हैं ऊष्म। अभी आप बोलेंगे तो देखना, उस जब हम उनको बोलते हैं तो गर्म हवा अंदर से निकलती है। उनको बोलते बोलते अंदर से गर्म हवा निकलती है। श, श, स, ह। तो इनको क्योंकि बोलने में थोड़ा जोर लगता है और इसलिए गर्म हवा निकलती है, तो इसलिए इनको ऊष्म बोला जाता है। तो ये भी हो गए श, श। दोनों में फर्क है, एक श तालु से बोला जाता है, एक श मूर्धा से। तो जब हम अलग से करेंगे तो इनका नाम हम देंगे, इनके अलग नाम, श, श, स, ह। ठीक है, हो गया क्लियर? तो अनुस्वार जो है, अनुस्वार हम यहां पर लेंगे अनुस्वार, मो अनुस्वार जिसको बोलते हैं। ये अनुस्वार हम यहाँ पर ऐसे लिख रहे हैं, परंतु यही अनुस्वार जब आप देखो कि बहुत सारे हमारे मंत्रों में म के नीचे डंडा हलंत लगा रहता है, वो इसी अनुस्वार का रूप है। हम जब यहाँ पर किसी शब्द के बीच में बोलते हैं तब भी हम इसको अधिकतर म का उच्चारण की तरह बोलते हैं, आधा म का उच्चारण। तो ये जब उसका अब नियम अलग से आएगा, वो भी बताएंगे। अभी इतना ही समझ लो, जो बिंदी लगी होती है अक्षरों के ऊपर, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुस्वार। क्या बोलते हैं? अनुस्वार। और फिर विसर्ग, जो वो तो इसके अलग पहचान है। एक शब्द के अक्षर के बाद किसी भी ये जो विसर्ग आते हैं वो हमेशा स्वर के बाद आएगा, कभी भी व्यंजन के बाद नहीं आएगा। तो स्वर के बाद जब दो बिंदु ऐसे आ जाते हैं कोलन की तरह, तो उसको बोलते हैं विसर्ग। तो इसका उच्चारण कैसे होता है? आधे ह की तरह। जैसे हम बोलते हैं भद्रम कर्णे भी कर्णे भी ही बोलते हैं ना, भद्रम कर्णे भी श्रृणुयाम देवाः। बहुत सारे विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्न आसु। इसमें तो नहीं आया ये इसे भद्रम करने भी मंत्र में आप देख रहे हो, भद्रम करने भी ही श्रृणुयाम देवाः। तो उसमें जो उसको आधा ह के, पूरा ह भी नहीं बोलना, और बहुत बार सिर्फ आ बोल के छोड़ देते हैं, नहीं, आधे ह की तरह इसका उच्चारण होता है, तो उसको हम विसर्ग बोलते हैं। आगे आगे जिह्वा मूलीय और उपध्मानीय, ये होते हैं, यही जो विसर्ग है। अगर ये विसर्ग क ख से पहले आ जाते हैं तो उसको जीवा मूल्य बोल दिया जाता है। प फ से पहले आ जाते हैं तो उनको उपध्मानीय बोला जाता है। इनका प्रयोग हमारी भाषा में नहीं होता, ये सिर्फ वेद के मंत्रों में ही होता है। आप बहुत बार देखते होगे ऐसे और ऐसे ऊपर रेखाएं पड़ी होती हैं, ऐसे ऐसे रेखाएं, तो उनको उपध्मानीय और जीवा मूल्य बोलते हैं। वो मैंने इसलिए, ये एक तो वहां मिला नहीं, और दूसरा वो हम प्रयोग में नहीं लाते, सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बता रही हूँ। तो पर ये विसर्ग ही होती है, विसर्ग का ही रूप है, जिह्वा मूल्य और उपध्मानीय। और इनको लिखते हैं ये जैसे अग्नि मीड़े, दो ये अक्षर शब्द और हैं जो इनको व्यंजन में लिया गया है वेद में। ड और न जिनको हम बोल देते हैं ईड़े, अग्नि मीड़े बोलते हैं ना हम, अग्नि मीड़े। वो वेद में उसका उच्चारण ल और ड दोनों में मिलाकर किया गया था। तो ये जो ल है, ये और ल, ये इसका भी अलग से उच्चारण होता है न की तरह। वो तो ल और ह की तरह, और इसका न की तरह से उच्चारण होता है ह जब मिल जाता है। तो ये दो अक्षरों का भी प्रयोग हमारे
भाषा में नहीं, आज की संस्कृत में नहीं होता। तो इसको सिर्फ जानकारी के लिए आपको बताने के लिए लिखा है, अदरवाइज इसका हमारे पास कोई उपयोग नहीं है। सिर्फ आप जान लें कि ये भी शब्द अक्षर होते हैं, ये दोनों जो हैं ये व्यंजनों में आते हैं। तो वहां पर क्योंकि प्रयोग नहीं होता, जो जो हमने स्पर्श वाले व्यंजन किए वहां पर आते हैं, तो हमने उसको वहां पर नहीं डाला है क्योंकि हम उसका उपयोग नहीं करते। ठीक है, इतना समझ में स्पष्ट हो गया। ये हमारे हो गए 52 वर्ण, समझ गए ना। 14 वो जो हमारे 13 स्वर, 25 व्यंजन, और ये जो व्यंजनों के स्पर्श वाले व्यंजन और अंत अनुस्वार विसर्ग जिह्वा मूल्य उपतमानीय आदि मिलाकर जो हो गए हमारे 39 पूरे हो गए। ठीक है, आप गिन सकते हैं। अच्छा, तो अभी हमने जो व्यंजन किए थे स्पर्श वाले, उनका असली रूप क्या है? वो हम जब क ख ग घ ग बोलते हैं वो हमारा स्वर मिला होता है। उसमें क्या होता है? स्वर मिला हुआ होता है। जैसे क बोला, क ख, अब इसको आप बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? नहीं है ना, क नहीं बोल सकते। जब कोई दूसरा स्वर बीच में आ जाता है तब हम बोल पाते हैं। जैसे मक्खन, मक्खन शब्द बोलते हैं ना, उसमें आधा क और ख होता है, तो उसको क्या कहते हैं? मक्खन, मक्खन। तो अब वो क तब बोला जा रहा है, आगे ख मिला हुआ स्वर आ गया है, तो वो आधा जो क होता है उसका मूल रूप है ये हलंत वाला क। क्या है ये? हलंत वाला। जितने भी आप जब हम आगे पढ़ेंगे हम क्या करेंगे? हलंत शब्द आपने बहुत बार सुना होगा संस्कृत पढ़ते हुए। हलंत, हल मतलब जो स्वर व्यंजनों को हल भी बोलते हैं। हल, जो हल से अंत होने वाले हैं उनको हलंत बोलते हैं। तो यहाँ जितने भी मैंने व्यंजन लिखे हैं वो सारे हलंत हैं, और ये सारे इनका मूल रूप यही है। व्यंजन जो है इसी रूप में होते हैं। हम जो दूसरे पहले जो मैंने आपको ये लिख के ये बताए थे ये वाले, इनमें अ मिला हुआ है सब में। आवाज कट रही है। हाँ जी, आवाज कट रही है? आ रही है? अब आई आवाज? हेलो, अब आ रही है आवाज? हाँ अब ठीक है। हाँ, कट रही है। हाँ हाँ तो जी ये, अब, हाँ जी हाँ जी अब ठीक हो गई। हाँ जी, हाँ जी आप ठीक है। हाँ ठीक है जी, धन्यवाद। ये जो कख, ये पहले जो बताए थे, ये जो अभी देख रहे हो आप, ये इनमें सब में अ मिला हुआ है। ये आप ध्यान रखें, आगे हम अगले लेसन में करेंगे तो बताऊंगी आपको। जितने भी और मात्राएं भी मिली होती हैं तो उनका इनका रूप बदल जाता है, नहीं तो मुख्य इनका जो मूल रूप होता है ये है। इस स्लाइड में आप देख लो, क के नीचे जो नीचे पड़ी रेखा पड़ी होती है इसको हम हलंत बोलते हैं। हल से अंत होने वाला, हल मतलब क्या हो गया? व्यंजन। जो शब्द व्यंजन से अंत होता है उसको हलंत बोलते हैं। जैसे हम अघमर्षण मंत्रों में बोलते हैं, अ, ये वाले कौन से हैं? उनमें मुच्चरत, ये तच्चक्षुर देवहितम पुरस्तात् शुक्रम उच्चरत, उच्चरत बोलते हैं ना। त से अंत हो रहा है, उसके नीचे डंडा पड़ा होता है उच्चरत, देखो आप वहां पर। और सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वम अकल्पयत, वहां देखो अकल्पयत, त हलंत है। अहोरात्राणि विदधत विश्वस्य, उसमें फिर व नीचे मिल जाता है विदधत। ये सारे हलंत अक्षर है, इसीलिए उनका शुद्ध उच्चारण ऐसे ही विदधत नहीं हम बोलते, विदधत विश्वस्य मिशतो वशी, क्योंकि वो हलंत हैं, उनमें अ नहीं मिला हुआ, तो हम उनको उसी तरह उच्चारण करते हैं। जहां भी अ मिला हुआ होता है हमारा मुंह खुल के आता है, उच्चारण करते हुए मुंह खुला होता है। जैसे क, ख, ग, घ, देखो आप बोल रहे हो तो मुंह खुल रहा है ना इसमें, क्योंकि इसमें अ मिला हुआ है। तो इनको जब बोलेंगे क, ऐसे अलग से हम बोल ही नहीं सकते, तो मिला के जब मक्खन बोला तो क ख में मिल गया जाके, मक्खन।
तो तब जाके उसमें हम बोल पाते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि व्यंजन को स्वरों की सहायता से बोला जाता है। जो अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, और स्वरों को बोलने के लिए किसी सहायता की जरूरत नहीं होती। तो हो गया क्लियर। तो इनका मूल रूप आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। तो इसी तरह य र ल व उनका भी मूल रूप यही है। श श स ह ये ऊष्म जो है ये भी मूल रूप में ऐसे ही होते हैं। जब हम इनमें मात्राएं लगा देते हैं तब इनका रूप दूसरी तरह से बदल जाता है। उनको फिर हम स्वरांत बोलते हैं, वो फिर स्वर से अंत होते हैं। नहीं तो जो भी हलंत है उनको हम हलंत बोलते हैं, मतलब वो व्यंजन से उनका अंत हो रहा है। तो मेरे को लगता है कि ये स्पष्ट हो गया होगा। तो एक बार हम दोहरा लेते हैं पूरे वर्ण। संस्कृत में टोटल वर्ण कितने हैं? 52। कितने हैं? 52, 52। उनमें स्वर कितने हैं? 13। व्यंजन कितने हैं? 39। 39। हाँ जी। और स्वर 13 स्वर कौन कौन से हैं? अ आ इ ई उ ऊ री 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 ए ऐ ओ औ। देखो इसमें भी री का हम प्रयोग करते हैं। री, बड़ी री जो है उसका प्रयोग नहीं करते। री का भी प्रयोग हमारी भाषा में नहीं होता, ये वेद में ही होता है। हम जो संस्कृत पढ़ते हैं आजकल उसमें भी बड़ी री का री और री का प्रयोग नहीं होता। तो वो हमारे इस तरह से हमारे लिए 11 व्यंजन रह जाते हैं। तो बाकी दीर्घ कौन कौन से हैं उसको देख लीजिए। ह्रस्व कौन कौन से हैं व्यंजन? अ ई उ री री। और दीर्घ कौन से हैं? आ ई उ री। और मिश्रित जो है, जो संधि से बने हैं, मिश्रित होके ए ऐ। ए में अब जो है पूरा दीर्घ भी नहीं होता, ह्रस्व भी नहीं होता, बीच का है। ऐ में दीर्घ हो जाता है। ओ औ। तो ये भी इसी तरह से ये भी मिश्रित है। अ उ को मिलके ओ बनता है। आगे हम गुण संधि में करेंगे। तो ये हो गए पूरे 13 स्वर और इनकी मात्राएं आपने देख ली। हमारी जो ज्यादा गलती होती है छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा में होती है, उसको आप समझ लीजिए। ई, जहां पर ई उच्चारण होगा छोटी ई, बड़ी ई में ई, और वो दाईं ओर लगती है वो बाईं ओर लगती है। और उ ऊ, ऊ भी जो है ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा जो है बाईं ओर की तरफ जाती है। देखो ई की मात्रा भी बाईं, छोटे की बाईं ओर लगी, और ऊ जब हम मोड़ते हैं तो वो दाईं ओर की तरफ जाता है, बड़ा ऊ। और ए ऐ ओ औ। ठीक है। आगे हमने व्यंजन देख लिए। कितने हैं? 5 वर्ग। कौन कौन से? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। 5 वर्ग हो गए। 4 अंतस्थ हुए। य र ल व। व यहाँ पर मिसिंग है, उसको मैं डाल दूंगी। य र ल व ये अंतस्थ इनको बोलते हैं। श श स ह ये हो गए ऊष्म। तो ये सब आपको याद रखने होंगे। अंतस्थ, ऊष्म, व्यंजन, स्पर्श वाले व्यंजन, स्वर कौन से हैं, क्योंकि आगे जो हमारी चलेगी पढ़ाई वो इनके आधार पर चलेगी। ये है हमारा बेस। तो अनुस्वार, विसर्ग वो बता दिए। जिह्वा मूलीय, उपत्मानीय, र और ण ये जो है ये हमारे प्रयोग में नहीं आते, इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। और इनका मूल रूप हमें जो पता है वो हलंत रूप इस तरह से होता है। इस स्लाइड पे आप देख सकते हैं हलंत है ये सारे। असली रूप जो है इनका व्यंजनों का यही होता है। दूसरा रूप जो स्वरों के साथ मिलकर होता है, इन्हीं को ही हम आधा अक्षर इन्हीं को ही बोलते हैं। जब किसी वर्ण के साथ शब्द के बीच में इनको लिखा जाता है, एक शब्द के बीच में लिखते हैं तो ये आधा अक्षर हो जाता है। उत्थान, ओ के बाद जो त आता है आधा आता है ना, उसमें डंडा नहीं लगता। तो उत्थान, वही उच्च रत में त जब हुआ आधा तो वहां हमने हलंत डाला लास्ट में, वहां हम आधा नहीं डाल सकते। पर जब शब्द के बीच में आता है तो वहां पर ये आधा हो जाता है। तो यही अक्षर जो है आधे कहलाते हैं, हलंत वाले ही। ठीक है।
तो इसी तरह यर ल ये भी आधे आधे इसी तरह से ही होते हैं। तो आज हम इतना ही करेंगे, बस आपने ये चीजें याद करनी है। ये मैं आपको थोड़ी देर में सबको भेज दूंगी। तो अब हम आपस में बात कर सकते हैं। अगर किसी की कोई शंका है या जो चीज समझ में नहीं आई तो उसको हम समझ लेते हैं, और जो पूछना चाहें, कैसे इसको करना, वो ऐसे रेज योर हैंड इफ दे वांट एनी क्वेश्चन। हाउ जी नमस्कार जी। like this, how can I this like this? अच्छा, अब आप अपने वीडियो ऑन कर सकते हैं, स्पीकर भी, पर बोलेगा वही जिसको मैं बोलूंगी। बंद बंद कर। अच्छा, स्टॉप शेयरिंग। ठीक है। तो अगर अब आपको इस पूरे लेसन में कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो आप हाथ खड़ा करते हैं। जो चीज जिसने कुछ पूछना है अगर तो पूछ सकते हैं, अपना स्पीकर ऑन कर लें। जिस